दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और गोल आपका एक ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लगा के रखा है। अब की बार क्लर्क पार 2024 ऐसा कर जाओ कि अब की बार क्लियर हो जाए और बार बार ना हमारे को पढ़ना पड़े। और हम तो दोस्तों पढ़ाते ही रहेंगे। इस बार आप हो तो अगली बार कोई और होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी सब स्टाफ जुड़े हैं, क्योंकि मैं बड़े लेवल पे पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच जुड़ा रहता हूँ। मैं नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे गया हूँ, इसलिए मैं खाली सब स्टाफ टू क्लर्क को ही पढ़ाता हूँ बस। क्योंकि हमारे भाई सब स्टाफ में इतनी मेहनत करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत हो, अगर क्लर्क के लिए करने तो क्लर्क बन जाएं और उनकी पेमेंट में भी सुधार हो, ताकि उन भाइयों का भी 40 या 40+ अबव पेमेंट हो जाए। 45,000 50,000 तो थोड़ा बहुत इनकम में भी फ़र्क पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और देखते हैं कि आज क्या है। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, फुल फॉर्म ऑफ HSS। HSS की फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। HSS की फुल फॉर्म क्या है? होम सेफ सेविंग अकाउंट, होम स्मूथ सेविंग अकाउंट और होम सेविंग सेफ अकाउंट या होम सेविंग स्टेटस अकाउंट। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 3, होम सेविंग सेव अकाउंट। देखो आपको लग रहा होगा H से होम, S से सेविंग और S से सेव। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, बैंक पेज इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट। कि जो भी बैंक है, आप जिस भी बैंक से हो, उस सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कैसे देता हो? सालाना देता है या महीने वाला देता है या तिमाही देता है या हाफ ईयरली देता है, यानी 6 महीने में? तो ये चीज़ें तो आपको वैसे पता होगी, ये तो नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैंने डाल रखी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्वार्टरली। कि जो बैंक इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट पे, वो क्वार्टरली दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन डिमांड लोन एंड ओवरड्राफ्ट इज चार्ज। जो डिमांड लोन होता है और ओडी ओवरड्राफ्ट चार्ज, आप बोलते ना हमारा ओडी मिल रहा है, ओडी मिल रहा है, ओडी लेना है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो कब मिलता है? इंटरेस्ट डिमांड लोन और ओवरड्राफ्ट पे चार्ज कब किया जाता है? डेली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है या मंथली किया जाता है या हाफ ईयरली किया जाता है? तो ओडी और डिमांड लोन पे मंथली चार्ज किया जाता हो। ठीक है साथियों, वो किया जाता है मंथली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 था, तो वो मंथली चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट इज चार्ज। जो कैश क्रेडिट है उस पे जो इंटरेस्ट है वो कब चार्ज किया जाता है? वो किया जाता है मंथली, वो भी मंथली किया जाता है। ठीक है भाई। अगला एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर, द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज चार्ज। जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किस में लिया जाता है? ऑन द इंटायर बैलेंस पे, ऑन द क्रेडिट, जो आपके क्रेडिट बैलेंस है उस पे लिया जाता है चार्ज, या ऑन द डेबिट बैलेंस, जो आपका डेबिट हो रहा है उस बैलेंस पे, या एवरेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों पे, मतलब एवरेज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पे।
जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट का चार्ज है वो लिया जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑन द डेबिट बैलेंस, केवल डेबिट बैलेंस पे ही चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉन फंड बेस्ड लिमिट, इसमें कौन सा है कि जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है? कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, डिमांड लोन है या बैंक गारंटी है? तो जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है वो है बैंक की गारंटी, वो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है। ठीक है वो साथियों, उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। अगला क्वेश्चन है, हु फिक्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ एडवांस, ये जो एडवांस पे जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको कौन डिसाइड करता है, कौन फिक्स करता है उसको? आरबीआई, आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन बोलते हैं आईबीए को, जिसने अभी हमारा वो किया था ना पे फिक्स कि बोलो वर्किंग डे 5 डेज होगा, वो आईबीए होती है, वो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, या इंडिविजुअल बैंक्स करता है उसको, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जो एडवांस इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है वो करती है इंडिविजुअल बैंक। आप जिस भी बैंक से होंगे वो इस रेट को फिक्स करता है। ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, धीरे बोल रहे हो या स्पीड अप हो रहा है, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बता सकते हैं, बेझिझक आपके लिए ही है बस। इसमें सब स्टाफ वाले ही बंदे हैं, कोई इसमें ऐसे नहीं कि कोई अधिकारी आ गया या कुछ आ गया। आप खुले मन से कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं सर यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, डरना और झिझकने की कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज बैक्ड बाय लेटर एंड क्रेडिट, इनमें से ना किसको लेटर और क्रेडिट से बैक किया जाता है? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो लेटर से और क्रेडिट से बैक किया जाता है? फैक्टोरिंग, लीजिंग, फॉरफेटिंग या सिक्योरिटाइजेशन, यहाँ पर जेड होगा, सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीजेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड, फॉरफेटिंग। ये खाली याद करने का चीज़ है, इसको कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा जाता है कभी कभी, बाकी इतना कोई खास नहीं है। हाँ, जो नीचे क्वेश्चन है, बुल्स एंड बियर्स इज यूज्ड इन, जो बुल्स एनिमल होते हैं, भालू और जो भैंस होते हैं जो एनिमल, इसका यूज किस में किया जाता है? क्रेडिट रेटिंग में, एनिमल्स मार्केट में, क्योंकि एनिमल्स के नाम हैं तो इसलिए इसमें एनिमल्स भी दिए गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में या रिस्क मैनेजमेंट में। तो बुल्स एंड बियर्स स्टॉक एक्सचेंज में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इम्पोज्ड बाय कंपनीज 2013 एक्ट? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2013 के एक्ट के बाद कोई कंपनी है उसके जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 10, 20, 100 या 50? तो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 100। 2013 से पहले 50 था, 50 पार्टनर हो सकते थे, लेकिन जो 2013 का एक्ट आया उसमें उसमें हो गए 100, 100। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड अ लोन, ए ट्रांसपोर्टर हैज़ बीन ग्रांटेड अ लोन फॉर परचेज ऑफ अ ट्रक, यू विल ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज? हिंदी में ये है इसका मतलब, मैंने आपको बताया ज़्यादा इंग्लिश से डरना नहीं है कि ये क्या लिखा है, हिंदी में बताने का मेरा है। ठीक है साथियों, ये बोल रहा है कि जो कोई भी ट्रांसपोर्टर आपके पास आया, आपके बैंक में आया
और उसने ट्रक के लिए लोन लिया, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? आप कल का जो प्रैक्टिस सेट है एमसीक्यू है उसमें उठा के देखना, मैंने वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन डाला है। पहला ऑप्शन है असाइनमेंट, पहला है असाइनमेंट, दूसरा है मोर्टगेज, तीसरा है हाइपोथेकेशन और चौथा है प्लेस। तो आपने इसको आसानी से कर दिया होगा, जो मेरी वीडियो लगातार देख रहा है, मेरी क्लासें लगातार देख रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथेकेशन। अगर आपने उसके साथ कैसा ट्रीट करना है तो हाइपोथेकेशन। नेक्स्ट, इन प्लेस द पर्सन हुज गुड्स आर बेल्ड इज कॉल्ड। अगर आपके पास कोई आदमी आ गया और आपके बैंक में उसने कोई सामान गिरवी रखा है, रखते हैं ना कोई गिरी, कोई सोना रख देता है, कोई चांदी रख देता है, कोई कागज रख देता है घर के, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेस द पर्सन हुज गुड्स आर बेल्ड इज कॉल्ड। वो तुम्हारे पास उसने अपना सामान गिरवी रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है पावनी, पहला, बेलर, पावनर या बेली। तो उसको बोलेंगे पावनर, ऑप्शन नंबर सी, उसको पावनर बोलेंगे। नेक्स्ट, क्रॉसिंग में बी एडेड टू। अगर कोई चेक है उसमें क्रॉसिंग कौन ऐड कर सकता है, मतलब कौन चेक को कौन चेक को क्रॉस कर सकता है? पहला ऑप्शन है ऑर्डर चेक ओनली, ऑर्डर चेक या बियरड चेक। किस चेक को क्रॉस कर सकते हैं? बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ऑर्डर चेक को भी और बियरड चेक को भी क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। कल भी एक क्वेश्चन था, प्ले लिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इशू फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कितने दिन के लिए इशू किया जाता है? 3 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल। तो किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए इशू किया जाता है और फिर उसको रिन्यूअल किया जाता है उसके बाद, हर 5 साल के बाद उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ए माइनर एज 16 ईयर्स present a check for payment in 30,000, can you make payments in the check is authorized in order? अगर मान लिया जाए कोई 16 साल का एक माइनर आपके बैंक में आता है एक चेक लेके, 30,000 का चेक, तो क्या आप उसको चेक का पेमेंट करोगे? क्योंकि आप एक क्लर्क बनने वाले हो, तो आप क्या उसका चेक का पेमेंट करोगे? पहला ऑप्शन है नो, इज अमाउंट इज हाई। ये बोला, ऑप्शन बोलता है कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है 30,000। दूसरा, नो माइनर कैन नॉट गिव डिस्चार्ज, ये बोलता है कि माइनर को दे ही नहीं सकते बोला। थर्ड बोलता है यस माइनर गेव ए वैलिड डिस्चार्ज। और चौथा बोलता है यस आफ्टर ऑब्टेनिंग अ स्टैम्प रिसीप्ट। चौथा वाला बोल रहा है, चौथा ऑप्शन बोलता है कि उसको बोला दे सकते हैं, लेकिन जब वो किसी आदमी की स्टैम्प लेके आए कि हाँ भाई इसको दो, लेकिन अगर आपके बैंक में कोई भी आदमी अगर चेक लेके आ रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको उसको चेक देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, यस माइनर कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। चेक कोई भी लाए, आप किसी के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चेक के बारे में ज़रूर पढ़ना। अगला है, व्हाट इज़ द पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू यूएसएसडी। अब आप बोलोगे यूएसएसडी क्या है? यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है *99# कि यूएसएसडी में पर डे कितना ट्रांजैक्शन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, 1,000, 8,000, 5,000 और 4,000। तो इसका आंसर तो है 5,000। यूएसएसडी में एक दिन में तुम 5,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन ये बिना इंटरनेट के भी चलता है यूएसएसडी।
अगर आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है तो स्टार और 99 हैश करके दबाना, तो आपका ये यूएसएसडी चलना शुरू हो जाएगा। पेपर में पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा वो है कि जो बिना इंटरनेट के चलता है। उसमें था यूपीआई, फ़ोनपे, फलाना पे और यूएसएसडी भी ऑप्शन में था। तो इसलिए यूएसएसडी आपके कीपैड वाले मोबाइल से भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लिमिटेशन विल रिमेन इन द कलर फोटोकॉपी ऑफ सीटीएस चेक। ये क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी भी चेक की, सीटीएस चेक की फोटोकॉपी कर दी कलर, तो उसमें से क्या नहीं आएगा। अगर आपने सेम टू सेम, जैसे नकली नोट आते हैं वो सेम आ जाते हैं, तो अगर आपने सीटीएस चेक की फोटोकॉपी कर दी तो उस फोटोकॉपी में क्या नहीं आएगा। अगर आपने सेम वैसे कर दिया कलर प्रिंट, बैंक का लोगो, आईएफएससी, वाटरमार्क या एमआईसीआर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है, आपने देखा होगा कि किसी पेज के पीछे लिखा होता है ABC या कुछ करके लिखा होता है, तो वो पेज के पीछे लिखा होता है उसको वाटरमार्क कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइमिंग ऑफ जी सेक मार्केट। जी सेक मार्केट का टाइमिंग क्या है? 9 से 4, 9 से 5, 9 से 3:30 या 10 से 5। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 9 से 3:30 है जी सेक मार्केट का टाइमिंग। ठीक है भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स स्टैंड फॉर। अब आप बोलोगे सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स, जब आप शेयर मार्केट देखा होगा आपने, तो शेयर मार्केट में चलता है सेंसेक्स और निफ्टी। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। शेयर मार्केट में चलता है सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसमें सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंसेक्स की फुल फॉर्म है, वो है सेटलमेंट इंडेक्स, शेयर इंडेक्स, इंस्टीट्यूट सेंसिटिव इंडेक्स या सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन। तो सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 3। ये सेंसेक्स है, जब शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, बोला आज का सेंसेक्स इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, तो सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। आज खांसी हो रही है थोड़ा, तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है, SGB स्टैंड फॉर। जो SGB है उसकी स्टैंड फॉर क्या है? तो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, SGB की। आपने एक बार पूरी स्टैंड फॉर्म मैंने कुछ प्ले स्टोर में डाल रखी है एब्रीवेशन करके, तो आपने वो एब्रीवेशन ज़रूर देखनी एक बार। पेपर में जाने से पहले एक बार आप ज़रूर सुन लेना, कान में लीड लगाओ, हेडफोन लगाओ और रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। अगला क्वेश्चन है फिर, POS स्टैंड फॉर। अब आप बोलोगे POS क्या होता है? POS होता है कि आपने जब मॉल में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो वहाँ पर एक POS मशीन होती है, जिसको बोलते हैं हम, यार स्वाइप मशीन देना ज़रा। स्वाइप मशीन को POS कहते हैं। आज आपको एक नई बात सुनने को मिलेगी होगी कि स्वाइप मशीन को POS कहते हैं। पॉस पॉस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल, और इसका आंसर है पावर ऑफ सेल। जो स्वाइप मशीन होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ प्रोमोट्स MSME। कि कौन सा इनमें से MSME गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं करती है? MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव को प्रमोट नहीं करती। ऑप्शन है मुद्रा,
पीएम स्वनिधि योजना, एजुकेशन लोन और पीएम ईजीपी। इसका आंसर है एजुकेशन लोन को एमएसएमई इनिशिएट नहीं करती है एमएसएमई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ कस्टमर राइट। कस्टमरों के कुछ राइट है, मतलब अधिकार है। राइट होते हैं अधिकार। इसमें से कौन सा कस्टमर का अधिकार नहीं है? फेयर ट्रीटमेंट, सुटेबिलिटी, डाटा कलेक्शन और प्राइवेसी। फेयर ट्रीटमेंट होता है कि आप उनके साथ बैंक में गलत व्यवहार नहीं कर सकते। उनको सुटेबल आप सब कुछ दोगे, यानी जो मांगते हैं आपको बैंक में। प्राइवेसी उनको आपको देनी पड़ेगी, उनका डाटा को लीक नहीं करना है, या उनके जो पैसे हैं, उनका जो सामान है, उसको आप गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें एक ही राइट नहीं है उनका, डाटा कलेक्शन। आप उनको अपना डाटा कलेक्ट नहीं दे सकते, ये उनका अपना अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी क्वेश्चन तो हो गए हैं समाप्त, और इस टैगलाइन को दोबारा याद रखें, अब की बार क्लर्क बार। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने पूरे वीडियो में ये चीज़ नहीं बोली क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता बार बार बोलना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। एक बार फिर मैं आपको कहता हूँ कि 2024 में याद रखना है, हमारा टैगलाइन होगा अब की बार क्लर्क बार। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक भाई का भला हो और हर एक भाई हमारा क्लर्क बने और अच्छी सीट पे बैठे और प्रमोशन दे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल। और वीडियो आपको 10 बजे के बाद मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद।